हेलो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कुछ 2024 और 25 के पूरे करंट अफेयर्स को, जो सभी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको डेली जो है करंट अफेयर के more than 20 क्वेश्चन आपको डेली की क्लास में आपको मिलेंगे, यानी डेली आपको इस तरह की करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलने वाली है। और जो सभी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी स्टेट लेवल का एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी का या फिर आप सीडीएस या यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज होने वाली है। आपको एमसीक्यूज फॉर्म में आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा और साथ ही उसका पूरा एक्सप्लेन भी करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। और 2024 से 25 को लेकर के, यानी 2024 पूरा का पूरा हम कवर कर रहे हैं, और साथ साथ में 25 का करंट अफेयर अभी जनवरी चल रहा है, तो उसको भी साथ साथ में लेके चल रहे हैं। और ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका। रिसेंटली आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, कि किसी उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट यानी किसी वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पहली बार हटाने का प्रस्ताव पास किया गया। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा एक ऐसा प्रपोजल लाया गया कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हटाना है। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रपोजल है वो किस आर्टिकल के थ्रू अपोजिशन पार्टी राज्यसभा में प्रस्तुत करती है। और तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को यानी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्टिकल नंबर 67B के द्वारा 67B के द्वारा राष्ट्रपति पर क्या लाया जाता, उपराष्ट्रपति पर क्या लाया जाएगा? महाभियोग का प्रपोजल यानी प्रस्ताव लाया जाएगा, या फिर हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। और भारत में जो आर्टिकल नंबर कौन सा इसका, संविधान के द्वारा आर्टिकल नंबर 67B के द्वारा ये लाया जाएगा। क्लियर? चलेगा। अब हम बात करते हैं, कुछ आर्टिकल और हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल नंबर 63, 64 एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 52 में पढ़ा था, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 52 में है। उसी तरीके से भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर किस में है? आर्टिकल नंबर 63 में है। उसी तरीके से भारत का उपराष्ट्रपति का पद किस देश से हमने लिया हुआ है, यानी द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोरोड फ्रॉम यूएस, यानी अमेरिका के संविधान से भारत में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 63 किसके बारे में बता रहा है? भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 63 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 64 की, अगर हम बात करेंगे तो 64 जो आर्टिकल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नहीं पूछता डायरेक्टली आपके पास, या चाहे आप शायद सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, ये डायरेक्टली कम पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के थ्रू ऐसा होता है। बट इसमें जो बात कही गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट इज अ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज अ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सभी लोग जानते हैं जो राज्यसभा का, आपने बड़ा सिंपल देखा होगा, यदि आप पार्लियामेंट आपने देखी है, संसद आपने देखा हुआ चलते हुए, तो संसद हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस है। पहला हाउस का नाम लोकसभा है और सेकंड हाउस का नाम राज्यसभा है। फर्स्ट हाउस जो लोकसभा है उसके जो फ्रंट में आगे बैठा होता है वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है। और सेकंड हाउस जो हमारा राज्यसभा है उसके आगे जो फ्रंट में बैठा होगा वो कौन होता है? उसे चेयरमैन बोलते हैं। और चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो एक्स ऑफिसियो या फिर पदेन सभापति बोलने का मतलब जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा होगा, मींस जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही क्या होगा? राज्यसभा का चेयरमैन की आगे बैठा होगा, यानी राज्यसभा को क्या कर रहा होगा? उसे यानी प्रिजाइड करता है। किसके द्वारा की जाती है? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे, हटाने की प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद हम निर्वाचन यानी इलेक्शन किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, निर्वाचन सेम प्रोसेस है, कोई अलग सा प्रोसेस नहीं है। दोनों की सेम प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। एकल संक्रमणीय मत विधि पढ़ा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। और
इलेक्शन जो है हम लोग वोट नहीं देते हैं, मीन्स इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा कौन बताया था आपको, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इन तीन का इलेक्शन जो है सेम प्रोसेस द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, यदि देश की पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्शन में। और कौन कौन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है, यानी सभी मेंबर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे कि राज्यसभा के द्वारा या फिर वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना है, तो भैया कैसे हटाया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस है। तो राज्यसभा में ही सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने पीछे, अगर राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे हम, यानी प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे, तो जो महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है, वो किसी भी हाउस में पास कर सकते हैं, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया जा सकता है। बट यदि वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तो प्रस्ताव सबसे पहले ही किस हाउस में पास किया जाएगा, राज्यसभा में ही पास किया जाएगा। उसके बाद कहां पर पास करते हैं उसको, लोकसभा भी उससे एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उसी दिन को क्या हो जाएगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट जाएगा। हालांकि लाया गया था और पार्लियामेंट का तीसरा सेशन चल रहा था। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, भारत में हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला आपका बजट सेशन होता है, दूसरा आपका मानसून चलता है, और तीसरा कौन सा होता है, विंटर सेशन चलता है। तो शीतकालीन सत्र में ही जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, और हालांकि जो है वो टाइम भी ओवर हो चुका था, तो पास नहीं हो पाया। और एक चीज और याद कर लीजिएगा, यदि उपराष्ट्रपति को यानी और वाइस प्रेसिडेंट को और दूसरा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तो हटाने से कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, बिफोर 14 डेज इन्फॉर्म करना पड़ता है। दोनों को हम आपके ऊपर क्या लेके आ रहे हैं, महाभियोग लेके आ रहे हैं। तो ये था राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को किस प्रोसेस द्वारा इलेक्ट किया जाता है, किस प्रोसेस द्वारा इसको हटाया जाता है, और किसके पास हटाने की पावर है, तो पार्लियामेंट के पास इसको हटाने की पावर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। नेम द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है और एक उसके नीचे होता है, उसे आप बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन होता है। जैसे लोकसभा में भी होता है, एक अध्यक्ष होगा, दूसरा उपाध्यक्ष होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा में वो डिप्टी चेयरमैन कौन था जिसने विपक्ष के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो हटाने का प्रपोजल लाया गया था, और इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसका क्या रीजन थे, आप जानते हैं उस टाइम पर बड़ा पार्लियामेंट में, अगर राज्यसभा की बात करें तो कई दिन तक डिस्कस चला उस बारे में। तो मीडिया यानी न्यूज़पेपर में आप देख रहे थे, डेली न्यूज आ रही थी इसके बारे में। तो जनरली क्या था, उसमें कुछ फॉल्ट थे, मतलब कि उन लोगों ने क्या न करा था, यानी रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, या फिर उसमें एक में तो आपने पढ़ा भी था कि इवन जो है वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी क्या लिखा हुआ था, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई थी, जिसके चलते क्या कर दिया, जो रीजन थे उसको गलत बातते हुए यानी अमान्य मानते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको ये पूछ रहा है कि डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The central government has ended the no detention policy. What does this means? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो है एक पॉलिसी हुआ करती थी, और उसको क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको खत्म कर दिया, है ना। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो सिंपल सी बात है, पहले से आप जानते हैं हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, यानी 2019 की एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके क्या किया गया, लास्ट 2019 की एजुकेशन पॉलिसी में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट किया गया जो क्लास 5th और क्लास 8th में, 5वीं और 8वीं क्लास, कहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, जो 5th और क्लास 8th में बच्चे एग्जाम देते हैं। अभी तक क्या पॉलिसी थी, उसको हम प्रमोट कर देते थे। 5वीं क्लास में और 8th क्लास में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता तो उसको प्रमोट कर दिया जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये इस पॉलिसी को एंड कर दिया, यानी इसको खत्म कर दिया, और कहा यानी जो 5th क्लास में और 8th क्लास में बच्चा फेल होगा उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या किया जाएगा, एक चांस और जिसको दिया जाएगा, उसे बोला कि एग्जाम कंप्लीट होने के अगले 2 माह के अंदर, नेक्स्ट 2 मंथ में क्या किया जाएगा, उसको एक और पेपर उसको करवाया जाएगा, एक और पेपर देंगे वो।
अगर बच्चा उस पेपर में यदि पास हो जाता है तब तो भैया उसको 6 क्लास में 9th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर बच्चा उस पेपर में भी यानी जो सेकंड पेपर हो रहा बच्चे का उसमें भी यदि फेल हो जाता है तो भैया उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, पूरी साल भर जो है वो 5th क्लास में या फिर 8th क्लास में ही उसको पढ़ना पड़ेगा। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। किससे जुड़ा हुआ है ये पॉलिसी? किससे जुड़ी हुई है? यानी डिटेंशन, नो डिटेंशन पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? 5वीं और 8वीं कक्षा में जो फेल हुए बच्चे हैं उनको आगे प्रमोट नहीं करना है, इससे जुड़ा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आप ये देख रहे हैं, हेमंत सोरेन आप सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में आप लोग कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं न्यूज में जो है काफी पॉपुलर थे। यानी ये आपको बता रहा है कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि हेमंत सोरेन जो है कितनी बार जो है या कौन से टाइम पे कि झारखंड के सीएम जो है क्या हुए, अपॉइंट हुए, कितनी बार झारखंड के सीएम अपॉइंट हो चुके हैं। तो पहले आंसर दे दें इसका आपको, 6 या फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी 4 बार, यानी लगातार चौथी बार क्या बन चुके हैं ये झारखंड के सीएम अपॉइंट हो चुके हैं। और झारखंड के पहले ही सीएम हैं जो लगातार जो है चौथी बार या फिर लगातार 2 टाइम क्या बनते हैं, झारखंड के सीएम बनते हैं। और 4 टाइम जो है झारखंड के सीएम भी अपॉइंट होते हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, साथ साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आप लोग साथ में करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक कौन सा स्टेट का सीएम है जो सबसे लंबे टाइम तक क्या रहा, वो सीएम की पोस्ट पर बना रहा। तो उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं और वो है असम के सीएम और उसका नाम है पवन चामलिंग। पवन चामलिंग और ये पिछले 24 सालों से, पवन कुमार चामलिंग अगर बात की जाए तो इनके बारे में 24 साल 165 दिन, ये सिक्किम के हैं, सॉरी मैंने असम का, ये सिक्किम के सीएम हैं जो इतने लंबे टाइम तक अब तक जो है सबसे लंबे टाइम तक भैया सीएम की पोस्ट पर रहे हैं। और ये है 24 साल 24 ईयर और 165 दिन भैया, इतने टाइम तक जो है इनके नाम रिकॉर्ड है। अभी ये पर्टिकुलर जो है सिक्किम के सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग, 24 साल, कितने दिन, 24 साल पूरे के पूरे 165 दिन तक जो है ये सिक्किम के सीएम रहे। ओके। और सेकंड नंबर पे यदि बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे नवीन पटनायक हैं, वो ओडिशा के आप सभी लोग जानते हैं। और नवीन पटनायक साहब भी जो है ये भी 24 साल ही, यानी 24 साल कुछ डेज इनका भी है कि ये क्या रहे थे, ओडिशा के सीएम रहे थे। तो पहले नंबर पर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के हैं, दूसरे नंबर पे हैं नवीन पटनायक जो ओडिशा के हैं, जो 24 साल और 99 दिन, है ना, 24 साल 99 दिन। हालांकि ये आपको डेट याद नहीं करनी या फिर टाइम याद नहीं करना सर कितने साल, बट ये हम याद कर सकते हैं पवन चामलिंग का कि कब से जो है कितने साल तो जो है ये क्या रहे, सिक्किम के सीएम रहे। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में पूछा था, इसके हेमंत सोरेन के बारे में पूछा था जो चौथे टाइम जो है झारखंड के सीएम हैं। और उनकी अगर पार्टी का नाम अगर आपसे पूछता है सर झारखंड की पार्टी का नाम क्या है, उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, JMM पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। JMM किसकी पार्टी का नाम है, हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम है JMM। ओके, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु बिकम द 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का 51 नंबर का CJI बना, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आप अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं या फिर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट थे जो DY चंद्रचूड़ को लेकर के थे। उस टाइम पे जब उनका लास्ट पीरियड चल रहा था, 1 वीक या 10 दिन का टाइम बचा था, तो बहुत सारे डिसीजन जो है उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। तो उस टाइम पे भी ये नाम बड़ा चर्चा में था कि 51 नंबर का CJI कौन है। अगर नहीं भी पता है तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, उसका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका नाम है, ए आंसर इसका हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना। 51 नंबर के क्या बनते हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं।
ओके थोड़ा सा ये 51 नंबर के हैं और बाकी कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। अगर बात करें कि सर हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, अगर आप पहले देखोगे भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बनता है, तो आप लोगों ने सुना होगा भारत का पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बनता है वो कलकत्ता में बनता है, और टाइम कब का था, 1773 के एक्ट के थ्रू जो है 1774 में बनता है। और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस की यदि हम बात करें यानी फर्स्ट सीजेआई की बात करें, तो इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है एलिजा एम्पे जो है पहले चीफ जस्टिस थी भैया कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद अगर बात करेंगे सर दिल्ली में जो हमारा फेडरल कोर्ट बनता है, फेडरल कोर्ट का मतलब हमारा हुआ संघीय न्यायालय जो हमारा बना दिल्ली में, ये बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। संघीय न्यायालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो है ये बनता है, और इसको काम करना कब से शुरू किया, 1937 से इसको काम करना शुरू किया था इसने। और इसके अगर पूछा जाएगा आपसे कि इसका पहला सीजेआई कौन था, उसका नाम है मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर 1937 का जो हमारा फेडरल कोर्ट था दिल्ली में स्टेट और प्रोविंसेस एंड सेंट्रल के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था, उसका नाम है मॉरिस गवेयर 1937 में। और आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में है, तो ये था 28 जनवरी, 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं यानी 3 दिन पहले, 28 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी को भारत में आप जानते हैं सभी लोग हमारा कंट्री कैसा बना था, एक रिपब्लिक कंट्री बनता है 26 जनवरी को, गणतंत्र देश हमारा बनता है। और अगर बात की जाएगी 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को भारत कैसा बन गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर लिया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अभी दिल्ली में। और तब जो है इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल अगर जजेज आपसे पूछेगा सर, तो यानी 1950 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने थे, उस टाइम पे थे यहाँ पर टोटल 7 थे, 1+7 जजेस जो है इसमें थे आपके सुप्रीम कोर्ट में, यानी 1950 में। अगर आपसे पूछता कि सर आज सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने हैं, तो आज है 1+33, और जो 1 है वो है कौन, संजीव खन्ना, और 33 अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी टोटल 1+33 जजेस हो गए, और अभी सीजेआई कौन हो गया हमारा, डॉक्टर संजीव खन्ना। अगर आपसे पूछता है फर्स्ट सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट यदि आपसे पूछेगा, तो इसका नाम क्या है, उसका नाम है हीरालाल जे कानिया, उसका नाम है हीरालाल जे कानिया। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या थे, पहले सीजेआई थे ये हीरालाल जे कानिया। ओके, तो बाकी एक क्वेश्चन और यहां से और पूछता कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अगर जज आपसे पूछता, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला सीजेआई नहीं बनी हुई है, और शायद इस बार मौका है कि यानी अभी 2026 में 27 में कि किसी महिला को सुप्रीम कोर्ट का पहली बार सीजेआई बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं बनी है, सीजेआई नहीं बनी है, लेकिन अदर जज जो है जरूर बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज आपसे पूछता है, तो पहली महिला जज की अगर बात करेंगे तो उसका नाम है फातिमा वीवी। और कुछ ही साल पहले यानी शायद आई थिंक 2022 या 23 में जो है इनकी डेथ हुई थी, फातिमा वीवी। तो इसको आपको याद करना है, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, फर्स्ट वुमेन जज है। यदि हाई कोर्ट में जरूर आज तक भैया क्या बनी है, फर्स्ट सीजेआई यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस वुमेन बनी हाई कोर्ट की, उसका नाम क्या है, लीला सेठ, जो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। डन। अब अगर बात करेंगे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल है, तो भैया आर्टिकल जरूर है। आर्टिकल नंबर 124 के थ्रू सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2, ठीक है, ये आर्टिकल है। किसके लिए है ये आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और सर कौन करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट, तो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। और किसके थ्रू करता है, एक सिस्टम है आप सभी लोग जानते हैं, उस सिस्टम का नाम है कॉलेजियम सिस्टम है, एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। और इस सिस्टम का काम है, इसमें टोटल कितने जजेस होते हैं, 1+4 इसमें टोटल लोग होते हैं, और 5 लोग डिसाइड करते हैं कि अगला जो है जज कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का। तो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6,
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने, एक्चुअल में क्या हुआ था भारत में, उत्तर प्रदेश को लेकर के ये न्यूज है। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों ने सुना होगा, बुलडोजर राज सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कि वहां पर भैया किसी के अवैध तरीके से घर बने हुए हैं, तो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिए वो घर तोड़वा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके चलते क्या होगा, वहां के लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है भैया ये क्या माना जाता है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन माना जाएगा, यानी मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जा रहा है, क्योंकि भैया ये आर्टिकल नंबर 21 जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जीने का अधिकार को उल्लंघन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इस तरीके से नहीं चलेगा, यानी हम उन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जो इलीगल जगह पर अगर कोई बना हुआ है, लीगली अगर कोई अगर बिल्डिंग नहीं है या कोई घर नहीं बना हुआ है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ दिन पहले एक नोटिस भेजना पड़ेगा, और नोटिस भेजने के बाद जो है उस पर कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल सा यहां पर आर्टिकल पूछना है, यानी बताया गया आपको, आर्टिकल पूछा गया यहां पे, किस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट जुडिशियल प्रोसेस के जो है ये काम नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकल नंबर 21। और अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, अनुच्छेद 21, क्योंकि इसमें आश्रय पाना, शेल्टर भी एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 21 में, वो भी क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट टू द कोविंद कमिटी which proposed to extend or reduce the term of state assemblies till which year। बड़ा चर्चा में है प्यारे बच्चों ये है, हाँ, रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और अभी नहीं, ये काफ़ी टाइम से चर्चाओं में का विषय बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा में आ रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, वो आज से नहीं है। भारत में आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 में, सॉरी 1951-52 में भारत में पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में। और अब देखो ना, बड़ा एक नया सा देश बना। 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हमारे द्वारा जो एडॉप्ट किया गया, और 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, और 1951 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए। तो लोकसभा के साथ साथ पूरे राज्यों में भी एक साथ चुनाव होते हैं। तो जब पूरे देश में लोकसभा साथ साथ असेंबली यानी विधानसभा के इलेक्शन जब एक साथ साथ हो रहे हैं, इसका मतलब तो भैया वन नेशन वन इलेक्शन तो पहले से चल रहा है देश में। तो सर क्या ऐसा हो गया कि ये सिस्टम खराब हो गया बीच में? वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिस्टम चल रहा था, जो उसकी निरंतरता थी भैया, वो कंटिन्यूटी थी उसकी, वो खत्म होने के क्या क्या रीजन थे, बाकी किस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, और कितने टाइम तक की रिपोर्ट है, कितने पेज की रिपोर्ट है, कितने दिन तक उस पर डिस्कशन किया गया था। ठीक है, इन सभी बारे में आप इस क्वेश्चन में आप इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर बात करें, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, आप इसको हिंदी में बोलोगे, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, ONOE के नाम से आप शॉर्ट में इसको जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर बात करें, सर पहले होता क्या है, अगर मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, वन नेशन का मतलब भारत एक राष्ट्र है, और हमारे जो देश है, हमारा जो राज्य है, भारत राज्य है, उसमें 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, और 8 जो है हमारे पास क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 8 UT हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ 28 राज्यों में आप थोड़ा सोच के देखिएगा, एक साथ इलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, शायद क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, शायद थोड़ा सोच के देखेंगे। और लेकिन अच्छा होगा बुरा होगा, या फिर आपको कैसा फील करोगे, ये तभी आप बता पाओगे जब आपको पता होगा कि सर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, पहले ये तो पता चले हमें। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब भारत में हमारी जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5 साल में, और साथ ही साथ राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। सर अगर सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और सभी राज्यों के 28 राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाए पूरे देश में, तो भैया शायद बहुत अच्छा रहेगा।
मुझे भी बड़ी सहूलियत रहेगी, भारत के नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर एक ही टाइम पे वोट डालना, मुझे 5 साल में अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे आप बहुत अच्छी तरीके से। भैया हमारे पास जो गवर्नमेंट की जो आप बड़ा सिंपल सा, अगर एक स्टूडेंट की तौर पे आप बात कर रहे हैं, भैया टाइम पे उत्तराखंड में भैया क्या चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, अगले साल भैया यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, अगले साल भैया ओडिशा में इलेक्शन चल रहे हैं, तो भैया वहां पे टाइम टाइम पे क्या हो रहा है, यानी जगह जगह पे फोकस किया, ध्यान हमारा भटक रहा है। बड़ा सिंपल से अगर बात की जाए, अगर मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर मोदी जी सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हैं, या केवल हम दोनों को लेकर चलेगा, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेकर चले, एक रियल एग्जीक्यूटिव को लेकर चले, जो स्थायी कार्यपालिका वो भी तो डिस्टर्ब हो रही है। मैं सिंपल सा एक चीज पढ़ रहा हूं, उस पर मैं फोकस किया हुआ हूं, ठीक है। अचानक से अगर मान लीजिएगा मेरे जो छोटा भाई था वो स्टेट पीसीएस का काम कर रहा है, यानी वो तैयारी कर रहा है, उसका अचानक से एग्जाम आ गया, मुझे उसके लिए भी पढ़ाना पड़ेगा, उसको भी फोकस करना पड़ेगा, या मेरा कोई फ्रेंड्स है उसने मुझे कुछ पूछ लिया, अब मुझे उसके लिए कुछ चीजें और जाननी पड़ेगी। यानी मेरा जो है ध्यान था बिल्कुल अपने, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मेरा सामने पेपर है, मैं उस पर कंसंट्रेशन करने के बजाय मेरा ध्यान उसकी ओर चला जाएगा, मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो सेम इसी तरीके से देश के जो हमारे पॉपुलर लीडर हैं उसका ध्यान क्या हो सकता है, इधर उधर भटक सकता है, जैसे अभी भटक गया। तो ये चीजें रहेंगी। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करा दिए जाए। अगर जब पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाएंगे, भैया मेरा इलेक्शन है, मैं अपनी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने ही एग्जाम की वो फोकस करूंगा, ठीक है। मैं इसके कुछ आपको एडवांटेज भी बता रहा हूं, कुछ इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, लाभ क्या क्या, इसकी कमियां हैं, ये सभी चीजें मैं आपको लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब यदि बात करें प्यारे बच्चों, 191 दिन भैया इस कमेटी, यानी उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, हमारे रामनाथ कोविंद, डॉक्टर रामनाथ कोविंद। 191 डेज की क्या थी इस पर भैया मेरी ये रिपोर्ट तैयार की गई, किस तरीके से उसको लागू कराया जाएगा देश में। और अगर टोटल अगर बात करेंगे कितने पेजेस की है प्यारे बच्चों, 18,626 की पेज की, 626 18,626 पेज की भैया ये रिपोर्ट है। भैया इतनी सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। सर क्या क्या है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, 47 पार्टी यानी 47 पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी 47 पार्टी ने क्या किया था, इसमें अपनी राय दी थी, अपनी ओपिनियन दी थी, और जिसमें से 32 पार्टी ने इसका समर्थन किया था। 32 पार्टी ने कहा यार होना चाहिए, अच्छा है, ठीक है। और बची कितनी, 32 47 में से आप घटाओगे इतना, 15 पार्टी ने इसका विरोध किया था इसको लेकर के। सर क्या कब तक हमारे देश में ये 1 नेशन 1 इलेक्शन चलता रहा, इससे पहले भी कभी हुआ था? तो इससे पहले आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, सर पहली बार एक साथ चुनाव हुआ 1951-52 में देश में लोकसभा का एक साथ चुनाव हुआ, तो फर्स्ट इलेक्शन में तो हुआ। सर सेकंड लोकसभा इलेक्शन कब होता है भैया, 57-5 कितना हो जाएगा, 1957 में देश में सभी जगह भैया एक साथ इलेक्शन हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा है। सर 57 के बाद अगला थर्ड लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ होगा, सर 1962 में अगली लोकसभा का इलेक्शन हुआ। सर यहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर उसके बाद 1967 में क्या हो गया था, फिर से दोबारा इलेक्शन जब भी हुआ तो भैया सब कुछ यहां पर भी चलता रहा। लेकिन गड़बड़ी दिक्कत कहां पर हुई प्यारे बच्चों, 1968-69 का टाइम था बच्चों, 1968 और 1969 का टाइम है, 1969 का टाइम है, ये 68-69 का टाइम है। यहां पर क्या दिक्कत हुई, यहां पर कुछ जो राज्य की विधानसभा है ना, वो 5 साल से पहले डिसॉल्व कर दी गई। सर ऐसा भी होता है, यस ऐसा भी होता है, राज्य की विधानसभा 5 साल से पहले डिसॉल्व कर लेती जाती है, और इवन लोकसभा भी 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है ना, लोकसभा भी हो जाती है और विधानसभा भी हो जाती है। तो यानी विधानसभा स्टेट असेंबली को 5 साल से पहले भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। सर कौन करता है स्टेट असेंबली को डिसॉल्व, सर राज्यपाल करता है, राज्यपाल के पास पावर है। सर किसके कहने पर करेगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर करेगा। सर लोकसभा को 5 साल से पहले डिसॉल्व कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। किसके एडवाइस पर करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस को 5 साल से पहले डिसॉल्व कर लिया जाएगा। और दुर्भाग्यवश तो ये था भैया, क्या हो गया सर 1970 में तो लोकसभा खुद ही क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई भाई। 1970 में लोकसभा अपने आप डिसॉल्व हो गई। लो भैया पूरी जो पहले से चली आ रही थी, एक मतलब निरंतरता जो चली आ रही थी, जो कंसिस्टेंसी इलेक्शन चले आ रहे थे देश में, सर वो खत्म हो गया।
अब जब इलेक्शन यानी डिजोल्व हो जाएगी 5 साल से पहले, 2 साल में सपोज डिजोल्व होगी, सर क्या करेंगे? तो भैया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब इलेक्शन करवाना पड़ेगा, जहां जहां डिजोल्व हुई वहां पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लोकसभा डिजोल्व हुई तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। सर कौन कराएगा? जो इसने पहले करवाए थे। पहले किसने करवाए थे? इलेक्शन कमीशन ने करवाए थे। निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाएगा देश में, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा देश में। सर उसको कौन सा इलेक्शन बोलेंगे? उसको मिड टर्म इलेक्शन कहेंगे, यानी मध्यावधि चुनाव कहेंगे। सर 5 साल में जो कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको आम चुनाव बोलेंगे, उसको जनरल इलेक्शन कहेंगे। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा डिटेल में ना जा करके इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहानी पहले हो गई थी, तो इसके चलते पूरी जो कंसिस्टेंसी चली आ रही थी 1968-69 में सर वो खत्म हो गई। 68-69 में खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने फिर से एक बार 1983 आई थी, है ना, 1983 में, शायद मैं सही याद कर पा रहा हूं, 1983 में फिर से क्या बोला था इलेक्शन कमीशन ने? दोबारा इसको शुरू लागू करने की बात की गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। अब सरकार चाहेगी भैया इसको लागू करेंगे, तो शायद बहुत अच्छी बात है। लाभ भी आपके बता रहा हूं क्या क्या भैया इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए, आगे बात करें कि क्या इसका मेन पर्पज क्या होगा। प्यारे बच्चों, पर्पज इसका क्या होगा? क्या होगा? इलेक्शन को एक सुव्यवस्थित तरीके से करवाना, एक मतलब इसको सीक्वेंस वाइज करवाना, बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन होंगे। सर क्या बचेगा? सर भैया हमारा टाइम भी बचेगा, और क्या बचेगा? हमारे इलेक्शन में जो हमारा खर्चा होता है प्यारे बच्चों, खर्चा बचेगा, हमारी लागत भी बचेगी, कॉस्ट भी कम आएगी। ठीक है, इसमें भी हमें ध्यान देना है। तो वाकई में ये भी बचेगा हमारा, ये मतलब मेनली पर्पज हो गया इस चीज का। तो अब हम देखते हैं सर इसके लाभ क्या क्या होंगे। अगर लाभ की बात करें ना प्यारे बच्चों, सर लाभ क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो लाभ की बात करें तो वही वाली बात है ना, नेताओं और जो प्रशासन का क्या होगा, हमारे किस पे ध्यान भटकाव नहीं होगा हमारा। और एक चीज और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारी आचार संहिता आप लोगों ने सुना होगा, जिसको आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। आचार संहिता के दौरान जब उत्तराखंड में इलेक्शन होगा तो आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो तब भी आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। तो यार आचार संहिता के दौरान बहुत सारे काम नहीं होते हैं, न्यू पॉलिसी नहीं बन पाएंगी, न्यू रिक्रूटमेंट नहीं निकलेंगे, बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते सब लोगों को दिक्कत होगी। तो एक साथ एक इलेक्शन करवा दिया जाए पूरे देश में, तो एक ही बार आचार संहिता लगेगी, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, दल बदल जैसे व्यवस्थाएं भी लागू नहीं होंगी, तो ये हमारे लिए सही हो सकता है। सर चैलेंजेस क्या क्या होंगे? देखो रामनाथ कोविंद कमेटी ने के द्वारा सर चैलेंजेस इसकी बात करें तो चैलेंजेस में ये था, सपोज मान लीजिएगा 2029 में अगर पूरे भारत में क्या कर लेते हैं, अगर लोकसभा का इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर देते हैं सपोज, ठीक है। या अब आप जानते हैं कि सर उत्तराखंड में लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? हमारे उत्तराखंड में 2022 में हुआ था प्यारे बच्चों, 2022 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो 5 साल ऐड कर लीजिएगा सर, 2027 में क्या होगा, उत्तराखंड में विधानसभा का टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यूपी में भी 27 में हो जाएगा, शायद राजस्थान में भी 27 में हो जाएगा। अगर 27 में जब खत्म होगा तो 27 में तो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए नहीं, राज्यों में उत्तराखंड में इलेक्शन होगा, तो सर 27 और 5 यानी कब सर 32 तक भैया हमारी विधानसभा जाएगी। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही कि 29 में लागू कर देंगे, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो भैया कोविंद कमेटी ने बड़ा सिंपल से कहा है, यह बोला गया है इसमें कि अगर सपोज किस राज्य में अगर 27 में इलेक्शन भी हो गया तो क्या ये फर्क पड़ रहा 2 साल की हमारी, तो ऐसा कुछ किया जाएगा जिस स्टेट में अभी भी असेंबली के इलेक्शन हुए हैं उन सबको डिसॉल्व करके, उन सबको भंग करके दोबारा इलेक्शन कर देंगे। क्या दिक्कत हो रही? 2029 में इलेक्शन हो जाएगा, बताओ, निकल गया सॉल्यूशन। 2029 में इलेक्शन करवा देंगे, क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, अब चलो ठीक है, इसका तो इलेक्शन हो जाएगा 2029 में, मतलब डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो डिसॉल्व करके जहां पर अभी चल रही है उसको डिसॉल्व कर लो, और जहां पर नहीं है तो वहां पर इलेक्शन करवा देंगे, बड़ा सिंपल सा है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक चैलेंज ये था कि सर सपोज उत्तराखंड में सपोज मान लीजिएगा 2029 में पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाए। सपोज उत्तराखंड में 29 में इलेक्शन हुआ और 31 में जाकर के 2031 में जाकर के उत्तराखंड की असेंबली सपोज डिसॉल्व हो जाए, या फिर और किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाए, या मान लो लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाए, तो भैया क्या होगा? सुनो आप क्या होगा। सपोज उत्तराखंड ये राज्य था, यहां की असेंबली डिसॉल्व होगी, अब क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तराखंड की असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है, पोस्ट डाल दो यार, उत्तराखंड की असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है 2031 में, तो सर दोबारा इलेक्शन करवा लो। सर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कहां सही रहा फिर?
एक ही राज्य की तो बात है उत्तराखंड में, और ऐसे डिजोल्व तो बार बार हो नहीं रहा, ठीक है। वो टाइम तो नहीं था भैया कब का, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था देश में, एक साथ भैया 8 राज्यों की भैया असेंबली डिजोल्व होगी, फिर जनता पार्टी की सरकार आती है, एक साथ 8 राज्यों की असेंबली डिजोल्व होगी। वो टाइम तो नहीं है ना, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है तो भैया उत्तराखंड में इलेक्शन करवा दो, उसको मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे। और इलेक्शन करवाने के बाद सर कब तक रहेगी, 31 और 5 रहेगी क्या अगले? नहीं, मुझे इसको टाइम को ध्यान में रखना है। 2029 और 5 कितना, 2034 तक ही रहेगी। तो 31 और 5 35 नहीं रहेगी, ये भी 34 तक रहेगी। मतलब जो रिमेनिंग पीरियड है ना, जो बचा हुआ टाइम है ना, उसी के लिए हमारी विधानसभा काम करेगी। बताओ सॉल्यूशन सब निकल गया, कोई दिक्कत है? सर 2 तरीके से अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, है ना, 2 तरीके से अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा सर कौन सा नंबर का अमेंडमेंट होगा, ये अगर होगा तो अभी किसके पास है, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसकी रिपोर्ट है, जेपीसी, और जेपीसी का अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे कमेंट करके आपको बताना है। ओके, 2 तरीके से भैया क्या होंगे, इसके अमेंडमेंट करे जाएंगे। और कौन सा अमेंडमेंट होगा सर? अमेंडमेंट नंबर 129 नंबर का भैया ये अमेंडमेंट चलेगा जब होगा, मतलब होगा तब तो भैया 107वां बन सकता है, 108वां बन सकता है, लेकिन अभी लाइन पे कौन सा नंबर पे लगा हुआ है? 129 नंबर पे ये लाइन पे लगा हुआ है। अब बात ये आती है प्यारे बच्चों कि 2 तरीके से सर अमेंडमेंट कौन से होंगे, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा और एक होगा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, यानी विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। सर ऐसा क्यों किया जाएगा? ऐसा विशेष बहुमत की जरूरत कहां पर पड़ेगी हमें? जब हमें विधानसभा और किसके इलेक्शन करवाने हैं, विधानसभा के साथ साथ हमें किसके करवाने हैं, लोकसभा की करवाने हैं, तो इस मेजोरिटी से होगा, विशेष बहुमत से होगा। मतलब यहां पर राज्यों से समर्थन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब पार्लियामेंट भैया एक लॉ ले आएगी, मतलब एक बिल ले आएगी और बिल के थ्रू इसको पास कर लेगी। सर थर्ड जो प्रोसेस है, या फिर आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग जो सेकंड हमारी जो प्रोसेस है, जो सेकंड प्रोसेस है आर्टिकल नंबर किसमें, 368 में, 368 में, आप जानते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस है सेकंड नंबर की, स्पेशल मेजोरिटी ये तो रहेगा, प्लस इसके साथ क्या रहेगा, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। सर ये किसके लिए काम होगा प्यारे बच्चों? ये नगर निगम के लिए चुनाव होगा, नगर इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम आएगा, पंचायत में काम आएगा। इसका मतलब देश में असेंबली का इलेक्शन होने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कहां पर भी हो रहा है, पंचायत में, नगर निगम में, यानी असेंबली के साथ साथ ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। और ये बोला गया कि नेक्स्ट 100 डेज में क्या होंगे, वहां के इलेक्शन करवाए जाएंगे। कहां के? लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इलेक्शन 100 डेज के बाद होंगे। डन, बढ़ो आगे। तो सर इसका आंसर तो बता दो, आंसर तब से वो आपसे बता रहा हूं। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सर 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर 2029 में गवर्नमेंट का मानना है 2029 में क्या लाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। बढ़ो सर आर्टिकल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। नेम द 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख टेकिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हियर टू 7। भैया लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, और 5 नए डिस्ट्रिक्ट के चलते अब लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? अब इनकी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 7। और 7 वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, कौन कौन से हैं। तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं प्यारे बच्चों हमारे लद्दाख में, कौन कौन से हो जाएंगे? जास्कर हो जाएगा, द्रास हो जाएगा, साम हो जाएगा, नुब्रा हो जाएगा, चांगथांग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। और इससे पहले लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट पहले से थे, एक तो कौन सा था, एक था कारगिल था और दूसरा लेह था प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कोई डाउट है आपके पास तो जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के। बढ़े फिर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन कंटिन्यू आपको मिलने वाले हैं भाई, ये क्वेश्चन कंटिन्यू आपको मिलने वाले हैं। डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, डिड द 18th लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। 18वीं लोकसभा के इलेक्शन कब से कब तक शुरू हुए थे, ये आपको बताना है। 18वीं लोकसभा के इलेक्शन कब से शुरू हुआ और कब तक रहे थे।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अप्रैल से शुरू होते हैं और कब तक रहते हैं, 19 अप्रैल से भैया इलेक्शन शुरू होता है और कब तक रहते हैं, 1 जून तक ये इलेक्शन शुरू हुए। और सर कितने स्टेज में इलेक्शन हुआ, 7 चरणों में इलेक्शन हुआ, 7 स्टेज में इलेक्शन होते हैं। सब कौन सी लोकसभा के, 18 लोकसभा। इसका मतलब एनडीए में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ये 18 लोकसभा भी चल रही है, जिसका इलेक्शन कब हुआ, 2024 में हुआ। कब तक रहेगी सर, अगले 5 साल में, यानी 2029 तक ये रहने वाली है। और 18 लोकसभा के अभी वो कौन है, हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला साहब लगातार जो है सेकंड टाइम क्या है, लोकसभा के स्पीकर हैं। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, 18 लोकसभा इलेक्शन कब से कब तक चले, याद हो गया सर। 18 लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ क्या स्टेट में भी इलेक्शन हुए प्यारे बच्चों, 4 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है, ओडिशा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा में इलेक्शन हुए, ठीक है, अरुणाचल में इलेक्शन हुए, अरुणाचल के साथ साथ सिक्किम में इलेक्शन हुए, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा, है ना, ओडिशा में, इन 4 राज्यों में क्या हुए थे, असेंबली के इलेक्शन भी होते हैं। ओके, किसके साथ साथ, लोकसभा के साथ साथ इन 4 राज्यों में भी असेंबली के इलेक्शन हुए, तो इनका टाइम पीरियड भी एक साथ कंप्लीट होने वाला है, कब, 2029 में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 इन मार्च 2024, है ना, 2024 में लागू कर दिया गया CAA को, under which there is a provision to give citizenship to minorities of which countries who have spent 5 years in India। मतलब 2019 में जो हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इसमें एक्ट अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, उसमें किस देश के लोगों को भारत में 5 साल तक यहां पर रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको 3 देश आप सभी लोग जानते हैं और 2019 से आप इस न्यूज को सुन रहे हैं ना, तो कौन कौन से 3 देश हैं, एक तो प्यारे बच्चों आपका पाकिस्तान मिल जाएगा आपका, और दूसरा हमारा देश मिल जाएगा पाकिस्तान के बगल में कौन, अफगानिस्तान मिल जाएगा, और तीसरा देश की हम बात करेंगे वो भी हमारे बगल में पड़ोसी देश है, वो कौन है, वो है बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। डन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है, और हमें बताना प्यारे बच्चों, जो किसका, अरुणाचल प्रदेश का जो 27वां डिस्ट्रिक्ट है ना प्यारे बच्चों, उसका नाम आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश का जो यानी बाईचोम, क्या होगा बाईचोम, इसका कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, ये 27वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, तो बड़ा सिंपल से याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, किस राइटर को एंड फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी जिसे हम बोलते हैं, या फिर जिसने बहुत सारे उपकार किए दूसरों के ऊपर, और राइटर भी है, जिसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया गया, राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। अब आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति क्या करता है बेटा, भारत में हमारी राज्यसभा में जो हमारे सेकंड हाउस है पार्लियामेंट का, पहला हाउस लोकसभा है, दूसरा हाउस सेकंड कौन सा है, राज्यसभा है, 12 मेंबर को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है सर, नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट का मतलब क्या हो गया सर, इनको मनोनीत करता है। सर कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करता है, मनोनीत करता है, ठीक है, मनोनीत करेगा 12 सदस्यों को राज्यसभा, और उसमें से एक आपका नाम बताना जो अभी रिसेंटली 2024 में जोड़ा गया था, जिनका नाम वो है इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन नारायण मूर्ति की वाइफ कौन, सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति दिख रहा है आपको कहीं पे, तो आंसर आप टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और 13 नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल इन द असेंबली 2024। भैया ये न्यूज आप कैसे, आपको नहीं पता है, इसके बारे में तो सबको ही पता होना चाहिए, और चाहे वो कॉम्पिटिटर हो या ना हो, और कॉम्पिटिटर को यदि नहीं पता तो भैया फिर फायदा ही नहीं है, फिर है ना, फिर हमारा तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। हमें ये वाकई में याद होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
किस आर्टिकल में है, क्या है ये, और किस स्टेट में इसको लागू किया गया, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो यूसीसी को लागू करने वाला प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत का पहला स्टेट बन गया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला राज्य था, और वाकई में उस राज्य ने अपना इतिहास रच दिया एक नया, वो उत्तराखंड ही है। और यूसीसी को लागू करने वाला आफ्टर इंडिपेंडेंट पहला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, वो उत्तराखंड है, जिसने सर यूसीसी को लागू कर दिया। बड़ा सिंपल सा, 2 मिनट में आपका टाइम ले रहा हूं इसमें यूसीसी को बताने में। देखो प्यारे बच्चों, कोड 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा होता है सर, वो क्रिमिनल होता है प्यारे बच्चों, क्रिमिनल यानी जिसे आप फौजदारी बोलते हैं। सर दूसरा कोड कौन सा होता है सर, वो सिविल कोड होता है। क्रिमिनल में कौन से मामला आएंगे भैया, मारने वाले हैं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, ये सब किस में आएंगे, क्रिमिनल में आएंगे। चोरी सर सिविल में आएंगे। सर इनको छोड़कर के जो बचे सब सिविल में आए। तो भैया भारत में क्रिमिनल जो कोर्ट है हमारा सर, इसमें तो यूनिफॉर्मिटी है, इसमें तो एक समानता है, लेकिन सर सिविल में नहीं है ना। हिंदू लॉ अलग सा है, मुस्लिम लॉ अलग सा है, इनके अलग अलग कानून है। तो भैया इनको भी मुझे क्या करना है, इनमें भी यूनिफॉर्मिटी लेके आनी, इसको भी एक समान बनाना है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन सब में भी एक समानता ले आए, यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए इक्वल लॉज होंगे। यानी मैरिज को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, है ना, सबके सब इक्वल लॉज हो जाएंगे सिविल लॉ उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में किसको बाहर रखा गया इससे, यानी ट्राइबल रीजन को बाहर रखा गया इससे, कि ट्राइबल में वो लागू नहीं होता है। ट्राइबल में लागू नहीं होगा प्यारे बच्चों, वो कहां लागू होगा, केवल बाकी सभी धर्मों पर लागू होगा। उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी रिलीजन हैं उन सबके लिए लागू है, लेकिन ट्राइबल पर नहीं होगा। मतलब उत्तराखंड में रहने वाली जो जनजाति है, जो सारी बोक्सा है, थारू है, राजी है, ठीक है, भोटिया है, इन पर लागू ना होकर के बाकी सब पर लागू होगा। क्या क्या चीजें थी इसमें, एक तो भैया अगर शादी आप कर रहे हैं अभी, या आपकी शादी हो चुकी है 2010 के बाद, जिसकी भी शादी हुई है भैया रजिस्ट्रेशन करवा लो तुरंत। नहीं तो बताऊं 25,000 रुपए का जुर्माना है भाई, ठीक है, 25,000 रुपए का जुर्माना है, और हो सकता है जेल भी सजा हो जाए। हाँ, जो लिव इन में रह रहा है ना, जो लिव इन में रह रहा है वो भी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा दो, वहां पर भी जुर्माना। अब रजिस्ट्रेशन करवा के ना, लड़की के और लड़कों दोनों के घर पे पता चलना चाहिए भी हाँ भाई हम लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी प्रोविजन है। और शादी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया, लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी रह हो गया। और जो पैतृक संपत्ति है ना हमारी, उसमें आज तक ये होता ना, भारत में पुरुष प्रधान देश बोलते थे ना भारत को, हाँ भाई पुरुषों का हक होगा, और वहां पर बेटियों का भी हक होगा, बराबर जाएगा भैया, बेटे और बेटों दोनों को संपत्ति में बंटवारा बराबर होगा। और जो लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहते हुए अगर उनका कोई बच्चा हो जाता है तो उसके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं। तो हर तरीके से बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन आप गाइडलाइन फॉलो करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है यूसीसी को लागू करने वाला। और इससे पहले भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पहले से यूसीसी था, और कौन सा है, वो गोवा पहले से था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट पहला राज्य कौन सा बन गया है, वो उत्तराखंड बन चुका है, ठीक है। तो ये था यूसीसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बाकी न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें। और उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए भैया, उत्तराखंड तो आप जानते हैं 27 जनवरी को उत्तराखंड राज्य ने घोषित कर दिया, हम यूसीसी डे सेलिब्रेट करेंगे हर साल 27 जनवरी को। तो ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, केवल उत्तराखंड की तैयारी करने वाले नहीं, पूरे भारत में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, यूसीसी डे उत्तराखंड राज्य के द्वारा घोषित कर दिया गया 27 जनवरी को। तो ये भी हमें याद करना है। चलो बढ़ रहे हैं, और आर्टिकल तो आपको बताया नहीं मैंने आपको, यूसीसी का आर्टिकल कौन है प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 4 में ये है। डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 44 में है हमारा डीपीएसपी, ठीक है। और डीपीएसपी है तो भैया स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इसको लागू करेगी। और किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर 1950 में क्यों लागू नहीं कर दिया इसको, पूरे भारत में लागू कर देते, पार्ट नंबर 3 में इसको रख लेते, लेकिन कैसे रखते प्यारे बच्चों, थोड़ा सोच के देखिएगा। अभी भी भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश कॉलोनी इतने साल से ब्रिटिश सरकार भारत में रही, 250 साल तक हम गुलाम रहे, गुलाम होने यानी आजाद होने के बाद तुरंत यदि भारत में बोलते भैया यूसीसी को लागू कर दो, भैया तो भारत में बहुत धर्म के लोग बोलते यार इससे बढ़िया तो हम गुलामी ठीक थे, है ना, बड़ा सिंपल से है। अभी तुरंत हमारे ऊपर इतने रूल्स थोप दिए गए। तो उस टाइम पे हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन्होंने कहा जिस दिन सब लोगों को ना समझ आ जाएगी, सब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है इसको
टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लागू कर दिया जाएगा। और शायद, बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड के लोग जागरूक हो चुके हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छी तरह से शिक्षित हो चुके हैं और ऐसा सोचा और लागू कर दिया। बड़ा सिंपल सी बात है। आप बताइएगा आप किस किस राज्य से हैं। ओके, बढ़ते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और 24 का आंसर आपको तुरंत मिल जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, यानी यूसीसी के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, कौन सी ट्राइब्स नहीं आए, सॉरी कौन नहीं आएगा, तो एससी में भी होगा, एसटी में भी होगा, हिंदू में भी होगा, मुस्लिम में भी होगा, जैन में भी होगा। सर किसको बाहर रखा जाएगा? सर ट्राइबल को बाहर रखा जाएगा, यानी जनजाति को बाहर रखा जाएगा। उत्तराखंड में जो 5 जनजातियां हैं, जौनसारी है, बोक्सा है, थारू है, भोटिया है, राजी है, उनमें ये लागू नहीं होगा। सर क्यों भेदभाव किया गया उनके साथ? देखो बच्चों, एक तो जनजाति है, ठीक है, तो जनजातियों को कोई ऐसा ना लगे, मतलब वही वाली बात है, जनजातियों को ऐसा ना लगे यार हमारे रिलीजन्स को या फिर हमें प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसे थोप दिए गए हैं, तो इसलिए उनको अभी जैसे जैसे उनको लगने या फिर वहाँ पर एजुकेशन रेट या फिर सब कुछ ठीक होने लग जाएगा तो उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं, रिसेंटली 2024 में अंडमान निकोबार की राजधानी का पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो चुका है बच्चों क्या? विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सर सी हो जाएगा, श्री विजयपुरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, who has been appointed by the president as the chairperson of the National Human Rights Commission in December 2024। NHRC, जो NHRC है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सर बना कब ये। NHRC बनता बच्चों ये 12 अक्टूबर 1993 में, 1993 में हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना। सबसे पहले ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे, है ना, ह्यूमंस की राइट्स की मांग करने वाली बात करेंगे, तो यूएनओ चार्टर के द्वारा 1948 में ये बनाया था, यूएन के द्वारा, यूएन में चार्टर आया था 1948 में बना था। सर इंटरनेशनल या वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी ह्यूमन राइट डे, सर कब मनाते हैं इसको, कब सेलिब्रेट करते हैं? ये प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप जानते हो बच्चों। तो स्थापना आपको याद हो गया। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? हेडक्वार्टर इसका भैया कहां पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका दिल्ली में। और सर ड्यूरेशन कितना होता है एनएचआरसी के अध्यक्ष का, चेयरपर्सन का? तो 70 ईयर, 70 साल, या फिर 70 साल में से या फिर आप 5 साल, 70 साल या फिर 5 साल, 5 ईयर, इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए तो इसका क्या होगा? चेयरपर्सन का ड्यूरेशन होता है। और जनरली कौन बनता है? जनरली क्या वही बनता है हमेशा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजेस ही क्या बनते हैं? मानवाधिकार आयोग के क्या बना जाता है? अध्यक्ष बनते हैं। और सर अपॉइंट कौन करता है इसको, है ना? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बड़ा सिंपल सा ही है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा सर, टोटल कितने मेंबर होते हैं इसमें? तो 1 + 5 + 2, है ना, 1 + 5 + 2 यानी कितने हो जाएंगे? 1 + 5 + 2 यानी 5 2 7 1 8 टोटल इसमें मेंबर होते हैं, किसमें? एनएचआरसी में। ओके, तो आंसर तो बताया नहीं सर इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर किसका क्वेश्चन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 का सर आंसर क्या होगा इसका? आंसर है प्यारे बच्चों इसका बी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामा सुब्रमण्यम, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपकी स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला, यानी 26 नंबर के गवर्नर कौन बनते हैं आरबीआई के? तो बड़ा सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा इसका संजय मल्होत्रा, सॉरी, हाँ ठीक है, मल्होत्रा ही है। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के? 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने। यहीं से कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सर हमारा आरबीआई कब बनता है प्यारे बच्चों? आरबीआई बनता हमारा 1 अप्रैल 1935 को हमारा आरबीआई बना। सर आरबीआई का पहला गवर्नर भी बता दीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछता है तो उसका नाम है ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है? ओसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई का पहला गवर्नर है। ठीक है,
और अभी कौन है? संजय मल्होत्रा हमारे कौन से नंबर के गवर्नर बन गए हैं? अभी बन चुके हैं 26वें गवर्नर। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के गवर्नर का ड्यूरेशन कितना होता है प्यारे बच्चों? सर इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, है क्वेश्चन, ठीक है, 3 साल इसका ड्यूरेशन होता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताना है और ये भी बताते रहना है आपको सर क्लास हम किस तरीके से, बाकी हम कंटिन्यू तो कर ही रहे इस क्लास को, और आपको लग रहा है सर किसी इस तरीके से क्वेश्चन में हमें दिए जाए कि हर टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ लें, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लें, आप एसएससी के लिए पढ़ लें, हर तरीके से क्वेश्चन इसमें आएंगे। लेकिन कोई आप सजेशन देना चाहते हैं अपना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है बताइएगा। और क्वेश्चन मेरा ये है, सर आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? मैं आपके कमेंट का, आपके आंसर का मैं वेट करने वाला हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 18th। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सीएजी अगला जो हमारा बन रहा है अभी रिसेंटली 2024 में, वो किसको बनाया गया था? तो सीएजी हमारे कौन बने बेटा? संजय, ठीक है, के संजय, ठीक है। माथुर जो है हमारे क्या बने हैं? सीजीआई बने हैं, सीजीआई सॉरी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है प्यारे बच्चों? के संजय माथुर जो है क्या बने हैं? सीएजी। और कौन होता है ये सीएजी? ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148 में कौन अपॉइंट करता है? सर इसको भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है प्यारे बच्चों? इसका 6 साल 6 ईयर, और या फिर प्लस 65 6 साल 65 साल में से दोनों में से जो पहले हो जाएगा इसका ये तब तक अपने पोस्ट पर बना रहता है। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे देश का एक ही व्यक्ति होता है। वर्ड आर्टिकल नंबर 148 में कुछ फैक्ट इसके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। क्या काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं ना उनको ऑडिट करता है प्यारे बच्चों, उनको ऑडिट करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट गवर्नर को देगा, फिर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी रिपोर्ट पर जांच करती है। सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा खर्च किया है वो कहां किया है, इसका काम ऑडिटिंग करना। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ड्यूरेशन इसका इतना हो गया। ठीक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा, सीएजी क्या काम करेगा इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का केवल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना ही इसका काम होगा। दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, चलो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सर क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम फॉर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 6,000 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की प्यारे बच्चों। कितनी अच्छी बात है प्यारे बच्चों, है ना। हमारा बोलते ना कि भारत जो है विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था बोलते ना, यानी अमर्जिंग इकोनॉमिक वाली कंट्रीज में हम भारत को रखते हैं। और वो शायद आप फील कर पा रहे होंगे। और अभी आप स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है, जो अभी भी नए बच्चे हैं, जो अभी 10th में है, 12th में है, या अभी कॉलेज अभी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों आपको बहुत कुछ मिलने वाला आने वाले टाइम में। और ये हकीकत बात है। देखो ना कितनी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या लिखा हुआ है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन इलेक्शन अलग है, ये सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, है ना। आप लोग देखते हैं ना कि मैंने कहीं से कोर्स परचेज कर लिया, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, भैया इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि कितने कॉलेजेस इसके अंतर्गत आने हैं। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों मतलब 2025, 26, 27 यानी 3 साल के लिए स्कीम है। 3 साल के लिए स्कीम है ये, और 6,000 प्लस 3 साल के लिए 2025, 26, 27, 2025, 26 और 27 3 साल के लिए प्यारे बच्चों ये स्कीम है। और इसमें कितने कॉलेजेस में इसको लागू किया जा रहा है? तो 6,300 यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमें क्या मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में यहाँ सब जगह लागू करवाए जाएंगे। और आपको, आप चाहे एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी का कंटेंट आपको चाहिए या फिर आपको कैम्ब्रिज का चाहिए, आप जिस जो फेमस यूनिवर्सिटी है उसका अगर आपको
कंटेंट चाहिए, आपको कोई बुक चाहिए, या फिर आपको कुछ स्पेशल जर्नल जो होते हैं वो चाहिए होंगे, तो आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत आपको सबके मिल जाएंगे। एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आप जो करना चाहते हैं। इवन स्पेशली किसके लिए बेनिफिशियल है ये, जो हायर एजुकेशन करने वाले लोग हैं या रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनके लिए प्यारे बच्चों ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। चाहे आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी हो या फिर छोटी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। पहले टाइम पे क्या होता है ना, जिसके पास पैसा है बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, वहां पर सब कुछ उसको फैसिलिटी मिलती है। और ये आप जानते हैं बच्चों, भारत में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, वहां पर जितना भी पैसे वाली यूनिवर्सिटी है भाई बहुत कुछ है, वहां पे बहुत कुछ कंटेंट वहां पे मिल रहा है, बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है वहां पे। लेकिन जो छोटे लेवल पे यूनिवर्सिटी है वो पीछे रह जाती है, और वहां का बच्चा भी पीछे रहेगा। तो कितनी अच्छी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंटर यानी जो अच्छे लेवल का स्कूल यानी यूनिवर्सिटी है, और जो लो लेवल पर यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं या छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उन सब जगह भैया बच्चों को वहां पर भी वही फायदा मिलेगा। यानी इस स्कीम के थ्रू वो बच्चे भी क्या पढ़ पाएंगे, यानी पूरे वर्ल्ड के 30 जर्नल में यानी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। बड़े जर्नल का सब्सक्रिप्शन उनको मिल सकता है, और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट यूनिवर्सिटीज पर यह लागू होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं? और इसका एक कौन संचालित करेगा, इसको कौन मैनेज करेगा, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसको बोलते हैं INF, और INF, और इसका है लाइब्रेरी LIV, और नेटवर्क का मतलब हो जाएगा NET। ठीक है, यही क्या करेगा, इसको मैनेज करेगा, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ये मान के चलेगा आपको इसमें सब कुछ मिलने वाला है, और इवन लाइब्रेरी भी इसके अंडर में आने वाली है, उसमें भी आपको सब कुछ ये मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, और आज की क्लास का ये, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि 20+ क्वेश्चन आप लेके आएंगे डेली। लेकिन आपका वेट करूंगा, आपके आंसर का वेट करूंगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप मुझे जरूर बताएगा कि 20 रखें या 20+ रखें, और कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज में कंटिन्यू, यानी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और इस पूरी सीरीज में आपको कम से कम अभी फिलहाल अप्रैल तक जिसका भी एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है, अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे इसमें 1000+ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लेके आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो है 2025 में 9 to 11 जनवरी में जो प्रवासी भारतीय समिट हुआ था ना, वो कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ओडिशा की कैपिटल कहां पर, भुवनेश्वर में ये प्रवासी भारतीय समिट होता है। प्रवासी भारतीय समिट क्यों मनाते हैं और कब से मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय डे कब मनाते हैं, या जिसे आप NRI डे बोलते हैं। हालांकि NRI नहीं बोला जाता इसको, ये इंग्लिश में भी आइए बोलते हैं, प्रवासी भारतीय डे, प्रवासी भारतीय डे। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सर 9 जनवरी को क्या ऐसा हुआ था इस दिन, 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आते हैं, भारत आए। कहां से सर, साउथ अफ्रीका से आए। साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे, 21 साल तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे, और भारत पहुंचते हैं। इसलिए गांधी जी भारत आए 9 जनवरी को, इसलिए कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सर कब से मनाया जा रहा है भैया, ये दिवस 2013 से जो है, सॉरी 2003 से जो है समिट मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय। और पहले ये हर साल हुआ करता था, लेकिन क्या कर दिया, 2015 से ऐसा कर दिया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि किसके अंडर में कौन करता है इसको, विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। 2015 से ही बोला कि ये जो समिट होगा ना, कितने साल बाद होगा, हर 2 साल के बाद ये समिट होगा। तो इसमें आप जानते हैं स्पेशली जो है, जो हमारे ऐसे इंडियन ओरिजिन के हैं, आज वो किसी और देश में जा चुके हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, वो चीफ गेस्ट के तौर पर भारत में आते हैं अपनी, ताकि वो अपनी संस्कृति से उनका कुछ लगाव रहे, मतलब लगे कि हाँ भैया कभी हम भारत में थे, या भारत इंडियंस हमारा मूल रहा है, भारत हमारा ओरिजिन रहा हुआ है। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक 9 जनवरी को। और 9 से 11 के बीच में प्रवासी भारतीय समिट भी होता है, और ये कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, ये उड़ीसा में होता है, यानी उड़ीसा में हुआ इस बार। हर साल ये अलग अलग सिटी में ये होता है, और इस बार कहाँ पे होता है, ये उड़ीसा में यहाँ पर हुआ था। और इसकी जो थीम है वो आपको याद करनी है, और थीम आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको थीम आप जरूर याद करेंगे, विकसित भारत
इंग्लिश हिंदी दोनों में याद कर लीजिएगा। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी मतलब जो आज अन्य देश जा चुके हैं, कभी यहाँ के थे। प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये थीम है कब की? इस बार की 2025 की थीम है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, तो ये 2025 के क्या है, थीम है किसकी? प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। हर 2 साल में बुलाया जा रहा है। ठीक है, विदेशों में रहने वाले लोगों को ये अवार्ड भी दिया जाता है। और यहीं से आपको एक क्वेश्चन बताना है, इस साल विकसित यानी जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 2025 में, 2025 में प्यारे बच्चों इसके जो चीफ गेस्ट थे ना, वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था? क्योंकि हर साल इसका चीफ गेस्ट होते हैं, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं इस बार ये आए नहीं थे, वर्चुअली जो है ये सबमिट हुआ था, यानी उन्होंने वहीं से जो है इसको होस्ट करा था, या फिर वहीं से जो है ये प्रेजाइड हुए थे इस टाइम पे। वो किस कंट्री के थे और क्या उनका नाम है? प्रवासी भारतीय समिट का जो चीफ गेस्ट था उसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास को, इस वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूं और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, साथ में करंट की वीडियोज आपको डेली चैनल में मिलने वाली है। तो सभी कॉम्पिटिटर के लिए, सभी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। अगली क्लास यानी कल आपको मिलेगी, ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे जरूर आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। ओके, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।